Welcome students, this is 11th class physics and today we are going to start chapter first. Okay students, फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका ओनली इंट्रोडक्शन, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन, फिजिक्स में अपन किस तरीके से अपने को स्टडी करनी है, इस सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में गिवन है। एग्ज़ाम के व्यू से फर्स्ट चैप्टर इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं आता इसमें से, बट ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत फिज़िक्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आई थिंक इंट्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी टू अस। तो थोड़ा सा अपने को फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह और फिज़िक्स के किस तरीके से अपने को स्टडी करनी है और फिज़िक्स में अपन किन चीज़ों के बारे में अपन स्टडी करेंगे, इन सब की जो फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपने को गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिक्स, यानी कि सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन इन दैट कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेज विच आल्सो इंक्लूड्स अदर डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो, जो फिजिक्स है इट इज़ ए बेसिक डिसिप्लिन इन दैट कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस जो है उसकी एक कैटेगरी है। फिजिक्स जो है ना वो क्या एक तरीके का सब्जेक्ट है, एक इस तरीके का डिसिप्लिन है जो नेचुरल साइंस जो है उसका एक डिसिप्लिन है। एंड विच आल्सो इंक्लूड्स, फिजिक्स में अपन क्या इंक्लूड करते थे, डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी किस में आ जाती है आपकी फिजिक्स में आ जाता है। देखो, बायोलॉजिकल फिजिक्स होगी एक तरीके से, केमिस्ट्री ये भी क्या एक तरीके की फिजिक्स ही है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसकी बहुत सारी चीज़ें अपने फिजिक्स में भी आती है और बिना फिजिक्स के केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पॉसिबल नहीं है। और ये तीनों ही ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों किससे जुड़ी हुई है, मैथमेटिक्स। मैथ्स का ना इन सब में यूज़ होता है, लेकिन अपन यहाँ पे मैथ्स की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक ओनली अबाउट फिजिक्स। ओके, फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स जो है वो क्या एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में उस फिजिक्स को क्या बोलते हैं, नेचर। यानी कि अपन है ना, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स में अपन किसकी स्टडी करेंगे, अपन नेचुरल चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अपने को दिखने में कॉमन लगती है बिल्कुल कि क्या ये तो होता ही ऐसा, लेकिन फिजिक्स में अपन वही चीज़ स्टडी करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। कि अपन कहते हैं कि सन जो है, सन के चारों ओर अर्थ रोटेट करती है, चक्कर लगाती है, तो ऐसा क्यों होता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती रहती है, तो ये क्या एक नेचुरल फिनोमेना है। अपने को पता नहीं है किसने स्टार्ट किया। हम क्या कहते हैं, जिसके बारे में अपने को पता नहीं होता उसको अपन किस पर डाल देते हैं, नेचर पर डाल देते हैं कि ये किसने किया, कि नेचुरल अपने आप ही हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज जो अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आज तक अपने को पता नहीं ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम केवल उसकी थ्योरी ज़रूर दे सकते हैं, थ्योरी बताना, बट प्रैक्टिकली उसको जानना वो एक अलग चीज़ हो जाती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, ब्रह्मांड वगैरह कैसे बने, बिग बैंग थ्योरी से अपन यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी से अपन समझा सकते हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी यानी कि वो एक थ्योरी है, कन्फर्म हमें पता नहीं है कि वो थ्योरी कितने हद तक वो थ्योरी सही है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स, अपन जो फिजिक्स है, फिजिक्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, फिजिक्स का फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर, यानी कि फिजिक्स का जो मीनिंग है वो क्या है, नेचर। ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। अब फिजिक्स की एकदम एक्यूरेट जो डेफिनेशन है ना, तो देखो फिजिक्स की एक्यूरेट डेफिनेशन नाइदर पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल भी नहीं है, नॉर नेसेसरी, और इसकी डेफिनेशन बनाना ज़रूरी भी नहीं है। ये अपने डेफिनेशन जो है वो अपने कोई काम की नहीं है, इस तरह की डेफिनेशन जो है वो अपने काम नहीं आने। Here we remark on two principal truths in physics
यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यानी फिजिक्स में अपन है ना फिजिक्स में अपन मेन दो काम हमेशा करते हैं। हमारा टारगेट क्या रहता है फिजिक्स में, है तो यूनिफिकेशन का मतलब ये है एक रूल हमारे हाथ लग गया तो अपन चेक करते हैं कि ये रूल अपन और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सेम रूल, वो क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। एक ही पैटर्न एक ही मेथड क्या बाकी पर लागू हो रहा है, वो क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ बताएंगे। दूसरा है रिडक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे अपन ना डिस्कवरी करते रहते हैं नई नई चीज़ों की, हम चाहते हैं कि पहले जो पुरानी वाली जो मेथड है उनका थोड़ा सा रिडक्शन हो जाए। उनमें थोड़ा सा क्या कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, चीज़ों को ईजी करना चाहते हैं। डिफ़िकल्ट है उसको अपन रिड्यूस करना चाहते हैं, जो लेंथी मेथड है उनको अपन कम करना चाहते हैं। रिडक्शन, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिडक्शन। इसका भी अपन समझाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिफिकेशन क्या है। ये देखो ये रहा, इसके इसमें लिखा है यूनिफिकेशन को अपन है ना स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए the same law of gravitation describes the fall of an apple to the ground, the motion of the moon around the ground earth। देखो न्यूटन ने एक लॉ बताया, वो लॉ किसका बताया कि एक एप्पल है वो अर्थ की तरफ, जैसे अपन कोई एप्पल है उसको छोड़ते हैं तो वो अर्थ पे गिर जाती है। एप्पल जो है वो अर्थ पे गिर जाता है। ऐसा क्यों? हम कहते हैं कि एप्पल और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आना अपन चेक करेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स और किस किस पे अप्लाई हो सकता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे चेक किया, ये हर एक ऑब्जेक्ट में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यानी एक ही फोर्स को अपन ने कितनी सारी चीज़ों पे अप्लाई कर दिया है ना, यूनिक फोर्स बना दिया। इन सब के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने क्या कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया। यानी इसको अपन ने इन सब के लिए इसको यूनिक बना दिया। अपन इन सब के लिए अपन ने इसको क्या बना दिया, यूनिक बना दिया कि हाँ भाई सब में ना ऐसे होता है। तो इसी प्रोसेस को अपन ना स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिडक्शन। A related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from properties and interaction of its constituent simpler parts। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो बहुत ही बड़ी एफर्ट है, लाइक कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे कि एक बात के लिए अपन नॉर्मल सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखे होंगे टीवी बहुत बड़े बड़े होते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी। अगर हो सकता है तो किसी के घरों में अभी भी हो सकता है पड़ा हो। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है उसमें ना जितने भी पार्ट्स थे वो बहुत बड़े होते थे। शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर एक कैथोड रे CRO होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी उसमें। तो वो ट्यूब है ना काफ़ी बड़ी होती थी, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स थे काफ़ी बड़े होते थे। फिजिक्स में अपन क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन है ना हर चीज़ को रिडक्शन कर दें, यानी कि हर चीज़ को अपन क्या बनाते जाएँ, छोटा बनाते जाएँ। बस यही होती है फिजिक्स। इसीलिए हम है ना लगातार कंटिन्यूसली इसी चीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं। अब आज से 25 साल पहले के टीवी देखो और आज के टीवी देखो, आज वैसे टीवी तो मिलते भी नहीं है। आजकल क्या आने लगी, LED LCD ये आने लग गई। तो पहले के कंपैरिजन में इनका रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना रिडक्शन। कि पहले जो टीवी होते थे वो बड़े क्यों होते थे? कुछ पहले के जो टीवी बनाने वाली जो कंपनीज थे उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उनको क्या शौक आ रहा था कि उस टाइम के अपन है ना हर चीज़ को बड़ा बड़ा बनाएं। ऐसा नहीं है बच्चों, वो भी ना चाहते थे। उस टाइम भी हम अपन लोगों की ये कोशिश रहती थी कि अपन है ना हर चीज़ को स्मॉल साइज में, वर्क वैसे ही हो, परफॉर्मेंस वैसी रहे, बट जो है ना साइज है वो क्या हो जाए आपका छोटा हो जाए, ताकि वो और ज़्यादा इजी रहे।
तो पहले के जो टीवी इतने बड़े क्यों होते थे, क्योंकि उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। हमने लगातार अपन है ना रिसर्च करते रहते हैं, लगातार रिसर्च करने पर आज अपन देख लो कि आजकल की जो LCD और LED है वो कितने पतले भी होते हैं और साथ में स्मॉल इन साइज, यानी साइज़ में भी क्या होते हैं बच्चों, वो स्मॉल होते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है कि डे बाय डे अपन चीज़ों को छोटा बनाते जाते हैं, अपनी कोशिश यही रहती है चीज़ों को छोटा बनाने की। तो इस प्रोसेस को अपन रिडक्शन बोलते हैं, यानी ये जो प्रोसेस है वो रिडक्शन में इंक्लूड। Now students, now we will talk about fundamental forces of nature। अच्छा, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है। कई टॉपिक देखो स्टूडेंट्स ऐसे भी इस चैप्टर में जिसमें कुछ साइंटिस्ट वगैरह के बारे में कुछ बता रखा है, पुरानी को डिस्कवरी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत ऐसा नॉलेज दे रखा है जो अभी आपको समझ भी नहीं आएगा। अचानक से मैं आपको कहूँगा कि न्यूक्लियर प्रोसेस, तो इसके लिए आपको पहले न्यूक्लियस के बारे में समझना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ, वो अभी आपके काम के नहीं है। जो मेन जो टॉपिक है अपने जो काम के, उनको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। बाकी के जो है छोटे मोटे कोई साइंटिस्ट का नाम वगैरह ये आगे आते रहेंगे साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, वो सेकेंड मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से, मेन जो फोर्सेस कौन से, जहाँ से फोर्सेस स्टार्टिंग हुई उसे अपन क्या कहेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस कहेंगे। इसमें फर्स्ट जो फोर्स है, यू कैन सी दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ए फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास। यानी अगर कोई टू ऑब्जेक्ट है और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मास है, अगर उन दोनों के ऑब्जेक्ट के पास मास है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स होता है, पहला जो फर्स्ट फंडामेंटल लो है फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सपोज दैट आपके पास इस तरीके से एक बॉडी है M1, सेकेंड बॉडी है M2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज R। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करता है। कौन सा फोर्स वर्क करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में यू है वो ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। F = G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा ड्यू टू द मास, ये जो फोर्स है इस फोर्स को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इज ए अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट्स, वो हमेशा क्या होता है, आपका अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ये एक ही टाइप का फोर्स होता है जिसमें ना रिपल्सन वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है, अट्रैक्शन का ही फोर्स ये अप्लाई करता है। इसीलिए तो जब भी ना अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके रेंज इन्फिनिटी होती है। ऐसा नहीं कि इसके रेंज है ना दूर जाते जाते 0 हो जाए, ऐसा नहीं होता। अब देखो, अर्थ और सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। आपको पता है कि अर्थ है ना सन से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के मास जो है वो हैवी है। हैवी ड्यू टू द हैवी मास, उनका जो रेंज है, जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाओगे रेंज उसकी बढ़ती जाएगी। यानी कि ये ज़्यादा दूर तक भी ये वर्क करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दिस इज आल्सो ए फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स। ये आपको ना 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ रखा है, तो इसके बारे में ज़्यादा बस इतना ध्यान रखना, ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है, नॉट रिपल्सन, ओनली अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स।
Okay students, here you can see that second type of force is electromagnetic force. नाम से आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रो यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड है, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म भी इसमें होगा, फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वजह से अगर कोई फोर्स आ रहा है तो उसे ऐसे फोर्स को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है बिटवीन चार्ज पार्टिकल, इसको समझ लो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो हमेशा टू चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में होता है। चार्ज्ड पार्टिकल का मतलब है कि चार्ज के बारे में आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। चार्ज्ड पार्टिकल का मतलब ये है कि जैसे कोई भी, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको रब करता हूँ इस तरीके से तो इस पेन के पास चार्ज आ जाता है, यानी ये ना दूसरी छोटी मोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू रबिंग प्रोसेस। तो इस पर क्या है कि चार्ज आ जाता है। तो कोई भी टू चार्ज्ड पार्टिकल है, उन चार्ज पार्टिकल के पास में क्या होता है, बिटवीन चार्ज पार्टिकल, तो ये ना जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में ही होता है। चार्ज आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, चार्जेज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेट इफेक्ट एंड ए मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। देखो, दो चार्ज के बीच में एक फोर्स और होता है जो आप आगे 12th क्लास में पढ़ोगे, आज तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। आपके पास सपोज दैट टू चार्जेज है, इधर मान लो एक चार्ज रखा हमने, ये मान लेते हैं Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा Q2 चार्ज है, एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करता है, F इजल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पे एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 ये जो दोनों चार्ज है वो है, R का स्क्वायर, R जो है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये वाला जो फोर्स है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, याद रखना। और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको देख के हमने दो चार्ज के बीच में फोर्स बनाया, हमने नहीं बनाया, कूलॉम ने बनाया। किसने बनाया, कूलॉम, COULOMB, कूलॉम। कूलॉम एक साइंटिस्ट था जिसने ना टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बारे में बताया, और उसका ये उसने एक्सप्रेशन दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सप्रेशन को देखकर। तो ये फोर्स इजल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपको इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये जो फोर्स कब लगता है, जब आपके दोनों चार्ज स्टेशनरी है, ना तो ये मूव कर रहा है ना ये मूव कर रहा है, तो ये ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम का फोर्स, एक ही बात है। या तो आप इसको बोल दो इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं कई बार इसको, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, या कूलॉम फोर्स बोल दो। इसमें मैग्नेटिज्म का कोई रोल नहीं है, क्योंकि दोनों ही चार्ज क्या है, आपके स्टेशनरी है, दोनों ही चार्ज है ना आपके एक जगह रुके हुए हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी चार्ज चलता हुआ है, जैसे मोशन में है, चल रहा है, तो फिर अपन कूलॉम का लॉ वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे दूसरे कई लॉज आते हैं जो 12th क्लास में आएंगे, उनको छोड़ो एक बार। तो जब भी ना कोई चार्ज मूव करता है तो वो ना अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कौन सा फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो दूसरे जो चार्ज पार्टिकल है उन पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो वो ना मैग्नेटिज्म की वजह से वो क्या करते हैं, फोर्स जो है वो मैग्नेटिज्म की वजह से फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिया। जैसे कि जनरेटर एंड मोटर आप लोगों ने देखी होगी, जनरेटर देखा है, जनरेटर के पीछे ना डायनेमो लगा होता है। डायनेमो में जो मेन जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है उसमें भी। और जो मोटर है, मोटर आप लोगों ने देखी हुई घरों में, कूलर की मोटर है, पंखे की मोटर है, फैन है, सीलिंग फैन है वगैरह सब, ये सब किसके बेस पे, इनका सबका जो मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और उनमें जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं
वो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। अब एक बात बताओ, मोटर है, मोटर को अपन करंट देते हैं, अपन है ना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही वो मोटर है उसका जो रोटर वो घूमना क्यों शुरू हो जाता है। हो ना हो कोई चीज़ देखो मोशन में आती है ना, हमेशा याद रखना चाहिए कहीं पे हो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो, जब कोई चीज़ मोशन में आती है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगता ही है। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ मोशन में अपने आप आ नहीं सकती। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था कि कोई चीज़ मोशन में है तो वो क्यों आएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो वही चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जब आप ना घर में जैसे कूलर है, कूलर की जैसे मोटर है उस पर अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, उसको करंट में लगाते हो, तो क्या होता है, कूलर की जो मोटर का जो बीच वाला जो रोटर होता है वो रोटर क्या होता है कि रोटेट करना शुरू होता है, यानी किसी न किसी चीज़ का उस पर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अब इसके बारे में जो डीप स्टडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ये आप लोग 12th में स्टडी करोगे, अभी आपके समझ में भी नहीं आएगा। अपन तो केवल है ना फर्स्ट चैप्टर में ओनली इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। आपको तो ना बस मेन जो फंडामेंटल फोर्सेज है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और फिजिक्स क्या है और इसमें अपन किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर तो एकदम ये मान के चलो ऐसे 10 मिनट का चैप्टर है, मैं तो इसको ज़्यादा डीपली समझा के इसको मैं खींच रहा हूँ, बाकी 10 मिनट में क्लास में तो पूरा करवा ही देते हैं अब तक। आगे अपन बात करते हैं, इट इज ए 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना वो सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सबसे वीक फोर्स माना जाता है, यानी कि उस फोर्स से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितना पावरफुल है, 10⁻36 टाइम्स, इतना ज़्यादा पावरफुल है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको बता सकते हो 10⁻36 टाइम्स इज जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो पावरफुल होता है। अब बात करते हैं अपन आगे, इस फोर्स के बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो अपने पास नया फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या कितना होता है, ये 100 टाइम्स होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कई ज़्यादा गुना बड़ा होता है। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक दिस इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज का मतलब इसकी रेंज जो है ना वो ये होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि दो। अच्छा ये पहले तो ये समझ लो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिलता कहाँ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब भी हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यानी न्यूक्लियस आपका स्टेबल है, न्यूक्लियस टूट नहीं रहा है, यानी कि न्यूक्लियस आपका स्टेबल है, एक जगह है, मतलब न्यूक्लियस आपका बिखरा नहीं है, न्यूक्लियस आपका एक जगह रुका हुआ है, स्टेबल है। तो उसमें जो स्टेबल होने का जो मेन कारण है ना वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। देखो आप लोगों ने 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं। अब होता ये है स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, देखो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना उन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ना तो इस पे प्लस का होता है साइन, ना इस पे माइनस का, यानी ये इस पे कोई तरीके का चार्ज होता ही नहीं है। और तीसरी अपन बात करें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है।
अब देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं। अब मान लो यहाँ मैंने एक न्यूक्लियस बनाया और इसके अंदर 3 प्रोटॉन है। अब ये 3 प्रोटॉन है तो इस प्रोटॉन पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इस पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इस पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। आपको पता होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव ना एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल का मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर न्यूक्लियस में अगर 3 प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। रिपेल करते ही क्या होगा, एक प्रोटॉन आपका इधर भागेगा, एक प्रोटॉन इधर भागेगा, एक प्रोटॉन इधर भागेगा। तो न्यूक्लियस स्टेबल हुआ क्या, नहीं हुआ ना, न्यूक्लियस तो टूट जाएगा। एक प्रोटॉन ही नहीं रहेगा, फिर न्यूक्लियस किस बात का। तो आपका जैसे ना, अब फिर ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हालांकि इनके बीच में ये भी पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो रूल तो ये कहता है कि इन सब के बीच में रिपल्सन का फोर्स है, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो फिर इनके बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनके पॉजिटिव पॉजिटिव होते हुए भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कौन सा फोर्स है। तो हमने एक इमेजिन किया कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चाहे ये न्यूक्लियर फोर्स कब अप्लाई होता है, जब आपके प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस कितनी हो, 10⁻⁻15 या इससे कम, यानी बहुत ज़्यादा पास पास में चिपके हुए। ये डिस्टेंस इतनी है कि अपन है ना खुली आंखों से तो अपन इस चीज़ को देख ही नहीं सकते। दो चीज़ों के बीच में इतनी डिस्टेंस को तो अपन मेजर ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते खुली आंखों से। इसके लिए तो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये 10⁻⁻15 मीटर जो है, अगर इतनी डिस्टेंस अगर कहीं कोई 2 प्रोटॉन के बीच में हो जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर देंगे। यानी वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसको देखो, मैं डायग्राम से एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। मान लो एक प्रोटॉन यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 100% श्योर है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं ना इसको यहाँ लेके आया, अब भी रिपेल कर रहे हैं, यहाँ लेके आया, डिस्टेंस में क्या करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ। मैंने यहाँ लाया, फिर इस प्रोटॉन को मैं यहाँ उठा के ले गया, फिर यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ, फिर मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक है ना रिपेल ही करता जा रहा है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता जा रहा है, रिपल्सन का फोर्स ही वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसके एकदम पास में, कितना पास में, कि इनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर एकदम पास में आ जाए, तब हमने देखा कि इन दोनों के बीच में अब रिपल्सन का फोर्स काम नहीं कर रहा। अब कौन सा फोर्स हो रहा है इनके बीच में, एक अट्रैक्शन का फोर्स। यानी अब ना एक दूसरे को रिपेल कर ही नहीं रहे, जब एकदम चिपका दिया ना इनको एकदम पास में, तो अब ये एक दूसरे रिपेल कर ही नहीं रहे। पहले तो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, ये कह रहा नहीं जाऊंगा, ये कह रहा था मैं भी इसके पास नहीं जाऊंगा। हम जबरदस्ती इनको पास में ले जैसे इन दोनों को एकदम पास में ले गए, अब कह रहे हैं कि हम तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, हम तो एक दूसरे के पास रहेंगे। तो ये वाला जो फोर्स है कि अब इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को अब क्या नाम दिया हमने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फोर्स है अपना, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ये जो है ना फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितने भी फोर्स है नेचर में, उन सब में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसका 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, ये वाला। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये कब होता है उसके बारे में बताता हूँ। द वीक न्यूक्लियर फोर्स appears ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। नॉर्मली ये फोर्स अपने को देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है न्यूक्लियस पड़ा और उसके अंदर इस तरह का कोई फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। बस एक बार है ना रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है, उस रेडियो एक्टिव प्रोसेस में ही अपने को है ना ये वाला जो फोर्स है
ये वाला जो फोर्स है वो अपने को देखने को मिलता है एक प्रोसेस के अंदर। द वीक न्यूक्लियर फोर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में देखो आपको आगे पता चलेगा। नॉर्मल सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी एटम हो, उसका न्यूक्लियस है ना वो थोड़े थोड़ी देर में ना अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं वो इमिट करता रहता है। अल्फा डीके भी होता है, बीटा डीके बोलते हैं, गामा डीके भी बोलते हैं। अलग अलग तरीके के पार्टिकल निकलते हैं, जैसे रेडियम वगैरह होते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो, उनमें ना लगातार क्या स्टूडेंट्स डीके वगैरह होते रहते हैं। उनमें ना जो कंटिन्यूसली डीके है ना होते रहते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। बीटा डीके में क्या होता है कि एक तो ना न्यूक्लियस से ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन मैं समझाता हूँ इसको, न्यूट्रॉन के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्ट होता है न्यूट्रिनो। ये दोनों पार्ट जब इमिट होते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स लगता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। कौन सा फोर्स वर्क करता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपका वर्क करता है। तो ये कब होता है? जब है ना रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है। नॉर्मली ये फोर्स अपने को देखने को नहीं मिलता है। जब ये प्रोसेस होती है, जब ये न्यूट्रिनो बनता है और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, तब इन दोनों के बीच में ये फोर्स होता है। अच्छा, ये फोर्स है ना इसकी कंपैरिजन में वीक होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, इसके कंपैरिजन में ये वाला फोर्स क्या होता है? थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल वगैरह जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उनसे तो ज़्यादा ही होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स 4 फोर्सेज है, दीज आर 4 फोर्सेज, ये 4 फोर्स है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेज। तो ये फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये चारों फोर्सेज है ना, अपन अलग अलग चैप्टर्स में अपन इसको बार बार अपन क्या करेंगे? रीड करेंगे, डीपली रीड करेंगे। अभी के लिए आपका ये इंट्रोडक्शन ही चला। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। अब देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था यूनिफिकेशन यानी कि जो फोर्सेस है, अब ना न्यूटन ने तो केवल इतना ही बता दिया कि क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो किसके बीच में लगा? कि अर्थ और एप्पल के बीच में लगा। लेकिन साइंटिस्ट जो है, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा, उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि भाई ये दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और ज़रूरी नहीं कि अर्थ पे लगे, ये यूनिवर्स में सब जगह होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पूरे यूनिवर्स में सब जगह होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, जो रेंज है वो है 10⁻⁻39। इसकी रेंज है इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या है? इन्फिनिटी। और ये इस लेवल का फोर्स होता है, और जितने भी ऑल ऑब्जेक्ट है उन सारे ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज 10⁻16 मीटर होती है। दूसरा जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी रेंज जो है 10⁻16, ये 16 है यहाँ पे। और ये जो फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो के बीच में ही मिलता है। तीसरा जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, सब तरह के चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहे हैं, जो मोशन में है, उन सब में ये फोर्सेस मिलता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में आपको बताया था। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनको दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जैसे कि पूरे जैसे कि धरती पर जैसे जो मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं ना, मेल भी होता है और फीमेल भी है।
आदमी भी है और लेडीज़ भी है। तो इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमन बोलते हैं। वुमेन का मतलब ये हो गया, इंसान का मतलब आप उसमें लेडीज को भी शामिल कर लो और जेंट्स को भी शामिल कर लो। वही चीज़ यहाँ पे न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब इंसान। न्यूक्लियन में आप प्रोटॉन को भी शामिल कर लो और न्यूट्रॉन को भी शामिल कर लो, दोनों को कंबाइन अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में अब इसके आगे है ना कुछ एक साइंटिस्ट वगैरह के नाम है, उनकी डिस्कवरीज वगैरह के बारे में दे रखा है, तो वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, तो वो इंट्रोडक्शन आज आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में अब आपका फिजिक्स का जो मेन फिजिक्स है ना वो आपकी सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन कोई भी बच्चा इसको डिस्टर्ब मत करना, कोई भी एब्सेंट मत रहना, ढंग से इन वीडियो को समझ लेना। 11th की फिजिक्स अगर समझ में आएगी तभी जाके आपको 12th की फिजिक्स समझ में आएगी, वरना कहानी खराब हो जाएगी, देख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।